दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। आज 15 अगस्त है और भारत में पूंजीपति वर्ग को सत्तारूढ़ हुए 75 साल हो रहे हैं। इस अवसर पर भारत की बूर्जुआजी ने बड़े ज़ोर शोर से इस दिन को सेलिब्रेट किया है, इस दिन पर उत्सव मनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और जगह जगह। दरअसल ये दिन जो है 15 अगस्त का जो दिन है, ये भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत के इतिहास का मतलब है सिर्फ भारत यूनियन ऑफ इंडिया या भारतीय संघ के इतिहास में नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में यह दिन बड़े महत्व का दिन है, राजनीतिक महत्व का दिन है। इसी दिन भारतीय बूर्जुआजी और ब्रिटिश बूर्जुआजी के बीच में समझौता हुआ था आज से 75 साल पहले, और इस समझौते का जो परिणाम है वो लगभग 20 लाख लोगों के कत्लेआम में और 2 करोड़ लोगों के बेघर हो जाने में सामने आया था। विभाजन की ये भयंकर विभीषिका पूरी मानव जाति के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में अपनी तरह की अनूठी है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतनी बड़ी विभीषिका, इसका दूसरा उदाहरण मानवीय इतिहास में नहीं मिलता। और विभाजन की ये जो विभीषिका है, इसकी काली छाया आज भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मंडराती है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस सांप्रदायिकता से उपजे द्वेष के जो रक्त बीज है, इस द्वेष की जो छाया है वो आज तक भी निपटी नहीं है, कम नहीं हुई है, बल्कि इस दौरान, इस पूरे 75 वर्ष के इस समय में ये छाया और ज़्यादा बड़ी हुई है और ज़्यादा इसका रंग जो है वो गहरा हुआ है। सांप्रदायिक विभाजन की इस विभीषिका को 75 साल बीत चुके हैं और इस अवसर पर कल यानी 14 अगस्त को जो पाकिस्तान, जिसे अपना स्थापना दिवस के तौर पे मनाता है, पाकिस्तान अपनी जिस तरह से भारत में 15 अगस्त मनाया जाता है, उसी तरह से पाकिस्तान में ये दिन जो है, ये पाकिस्तान के शासक इसे 14 अगस्त को मनाते हैं। तो 14 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो भारत में दक्षिणपंथी हिंदू शिविर का नेतृत्व करते हैं, आधिपत्यवादी हिंदू संगठन, हिंदू पार्टी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कल इस दिन को 14 अगस्त को उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया। इसके पीछे उनका जो लक्ष्य था और जिसे सभी लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, इसके पीछे उनका उद्देश्य पाकिस्तान और मुस्लिमों के प्रति जो वैमनस्य है, जो घृणा है, उसे दोबारा उभारना, उसे हवा देना और ये याद दिलाना था कि विभाजन की जो विभीषिका है उसके लिए किस तरह से मुस्लिम जिम्मेदार हैं, उसके लिए किस तरह से पाकिस्तान के नेता जिम्मेदार हैं। तो पाकिस्तान और मुस्लिमों के ख़िलाफ़ ये जो एक जियोपॉलिटिकल एक तरह का वैमनस्य, एक तरह का द्वेष है, तो उसे जो है हवा देना, ये नरेंद्र मोदी के इस अपील का उद्देश्य था, जिसे उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की पूरे भारत में अपील जारी की थी। 1947 भारत के शासक, 1947 को पाकिस्तान के शासक भी 1947 को एक स्वतंत्रता बताते हैं। वे बताते हैं कि इस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, लेकिन वास्तव में 15 अगस्त 1947 को सिर्फ एक सत्ता का एक ट्रांसफ़र हुआ था। जो राजनीतिक सत्ता है वो ब्रिटिश
हुक्मरानों के हाथ से निकलकर जो क्षेत्रीय हुक्मरान हैं, क्षेत्रीय शासक हैं, उनके हाथ चली गई थी। बॉर्डर के इस तरफ भारत के शासकों के हाथ और बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान के शासकों के हाथ। ये भारत और पाकिस्तान सांप्रदायिक आधार पर संगठित किए गए थे। एकजुट भारतीय उपमहाद्वीप को 3 जगहों पर उसकी आत्मा को काट दिया गया था, उसके टुकड़े कर दिए गए थे। और ये जो त्रासदी है, इस त्रासदी को बाकायदा रचा गया था, इसको क्रिएट किया गया था। ये मूलतः ब्रिटिश प्लान था, जिसके अंदर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जितनी भी मुख्य पार्टियां थीं, हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग और तमाम पार्टियां शामिल थीं। कांग्रेस भी इसके अंदर जो है, कांग्रेस के नेता शामिल थे इस साजिश में, इस षड्यंत्र में, जिसे ब्रिटिश शासकों ने एक ब्रिटिश प्लान के तहत इस षड्यंत्र को रचा था। और इसका उद्देश्य वास्तव में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का धार्मिक आधार पर ऐसा विभाजन करना था जिसकी जो खाई है वो कभी भी पट ना सके, जिसकी खाई को कभी भी पाटा ना जा सके। और इस विभाजन के आधार पर पूरे दक्षिण एशिया में एक तनाव, शत्रुता और वैमनस्य का, घृणा का माहौल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे कम्युनिटीज़ के बीच में, भाई भाई के बीच में। हिंदू और मुस्लिम मतावलंबी, हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों से संबंध रखने वाले, धार्मिक संप्रदायों से संबंध रखने वाले लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़े थे। दोनों ही संप्रदायों के लोगों ने बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ दी थीं। मेहनतकश जनता इन दोनों धार्मिक संप्रदायों से जुड़ी थी और उसे चीरने फाड़ने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए, मेहनतकश जनता के टुकड़े करने के लिए इस सांप्रदायिक विभाजन का सहारा लिया गया था। जैसा मैंने कहा कि इस सांप्रदायिक विभाजन में 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर बार हुए थे, शरणार्थी बने थे। बड़े पैमाने पर लूट, हिंसा, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हुई थी। कितने ही लोग जो हैं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं, उनका अंग भंग हुआ था। और इतने बड़े पैमाने की त्रासदी पर बॉर्डर के दोनों तरफ भारत में और पाकिस्तान में बूर्जुआजी, बड़े पूंजीपति, मुट्ठी भर पूंजीपति सत्ता में आ गए थे। इस सत्ता का ये गुप्त हस्तांतरण ब्रिटिश पूंजीपतियों, शासक ब्रिटिश पूंजीपतियों और भारतीय उपमहाद्वीप के मुट्ठी भर पूंजीवादी पिछलग्गुओं के बीच में, ब्रिटिश पिछलग्गुओं के बीच में ये एक तरह की साजिश हुई थी, एक तरह का षड्यंत्र हुआ था और सत्ता का यह हस्तांतरण हुआ था। दोनों के बीच में सत्ता हस्तांतरित हुई थी। ये किसी तरह की कोई स्वतंत्रता या कोई क्रांति नहीं थी, जैसा आज भारत के शासक जो है पिछले 75 वर्ष से जिसकी डोंडी पीटते आ रहे हैं, जिसका ढोल पीटते आ रहे हैं। तो ये जो है कोई स्वतंत्रता या कोई क्रांति नहीं थी, बल्कि इसके ठीक विपरीत ये एक प्रतिक्रांति का चरम था। ऐसी प्रतिक्रांति जिसकी शुरुआत 1947 से लगभग 15 साल पहले हुई थी। चंद्रशेखर और उसके साथियों को गोली मारकर, भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी चढ़ाकर और तमाम क्रांतिकारी संगठनों का दमन करके लगभग 1.5 दशक में ब्रिटिश शासकों ने ऐसी स्थिति को पैदा किया था जिसके अंदर बड़े आराम से सत्ता का हस्तांतरण जो है, गुप्त रूप से सत्ता का हस्तांतरण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने दलालों के हाथ में किया जा सके, अपने दलालों को ये सत्ता सौंपी जा सके। लेकिन संभवतः ये क्रांतिकारियों का दमन भी क्रांति के दमन के लिए पर्याप्त नहीं था। क्रांति का दमन नहीं हो सका और 1946 में नौसेना के विद्रोह ने ये पूरी तरह से दिखा दिया कि क्रांति जीवित है और क्रांति ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के लिए आतुर है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जिस बड़े पैमाने पर भारत की जनता ने हिस्सा लिया, जिस तरह से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, उससे तो ब्रिटिश सरकार
और भी अच्छी तरह से घबरा गई थी और 1946 में नौसेना के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की इस घबराहट पर और भी जो है कहना चाहिए कि घी डाल दिया था। और ब्रिटिश सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ गई थी कि बहुत बड़े पैमाने की हिंसा किए बिना, बहुत बड़े पैमाने की हिंसा को संगठित किए बिना वे सत्ता को अपने दलालों के हाथ में नहीं दे सकते। और इस हिंसा को संगठित करने का एक ही रास्ता था, वो था सांप्रदायिकता। हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे कराना, भाई के हाथ से भाई का कत्ल करवाना और बहुत बड़े पैमाने पर इन दंगों को संगठित करते हुए इन दंगों की आड़ में, इन दंगों के चलते, आगजनी, लूट और बलात्कार के चलते, हत्याओं के चलते उनके बीच में चुपचाप सत्ता को अपने दलालों को सौंप देना। भारत और पाकिस्तान का ये विभाजन एक आत्मा को चीर देना जैसा था। 3 जगहों पर, कश्मीर में, पंजाब में और बंगाल में, भारतीय उपमहाद्वीप को चीर दिया गया। बाद में पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े कर दिए गए, उससे बांग्लादेश बना 1971 में। और इस तरह से ये जो एकजुट भारतीय उपमहाद्वीप था, इसे खंड खंड कर दिया गया, इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। भारत के शासक, पाकिस्तान के शासक, बांग्लादेश के शासक इस विभाजन को स्वतंत्रता का नाम देते हैं। वे इसे क्रांति बताते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह से उनके नेताओं की वजह से, गांधी, नेहरू, जिन्ना, अंबेडकर और इन तमाम ब्रिटिश दलालों की वजह से हमें आज़ादी मिली। ये सबसे बड़ा झूठ है। ऐसी कोई आज़ादी नहीं मिली। और इनके इस दुष्प्रचार में जो स्टालिनवादी पार्टियां हैं वे भी शामिल हैं। इस बार सीपीएम जो है वो 75 साल मना रही है। 75 साल की जो जयंती है आज़ादी की, उसे मना रही है। इस गुलामी को, इस नई गुलामी को, प्रतिक्रांति के इस चरम को आज़ादी कहकर प्रचारित कर रही है। तो ये तमाम पार्टियां, बूर्जुआ पार्टियां और इनके साथ ही स्टालिनवादी पार्टियां भी इस पूरी साजिश के अंदर शामिल रही हैं। पहले वे पार्टीशन की साजिश में शामिल रही हैं और फिर वे इसे जो है एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने में, मनाने में शामिल रही हैं। स्टालिनवादियों की भूमिका इस मामले में हिंदू आधिपत्यवादी संगठनों से किसी तरह से कम नहीं रही। संयुक्त सीपीआई 1942 में ही ब्रिटिश सरकार की गोद में जा बैठी थी और उसने इस पार्टीशन का, इस सांप्रदायिक विभाजन का समर्थन किया था। उसने 1947 को आज़ादी घोषित किया था और नेहरू सरकार को उसने प्रगति की, जनवाद की प्रतीक बताया था। इसी तरह से पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने जिन्ना के शासन को प्रगतिशील शासन बताया था और उसका समर्थन किया था। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 किसी क्रांति या आज़ादी का प्रतीक नहीं है, किसी क्रांति या आज़ादी का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि एक प्रतिक्रांति का चरम है। एक ऐसी प्रतिक्रांति का चरम है जो उससे 15 साल पहले शुरू हुई थी, जिसने क्रांति का दमन किया था। बहुत ही हिंसक तरीके से उसने दमन किया था और ये प्रतिक्रांति 20 लाख लोगों की मौत और 2 करोड़ लोगों के बेघर होने, आगजनी, बलात्कार, लूट, हिंसा के दम पर उसकी पीठ पर चढ़कर, इस कत्लेआम की पीठ पर चढ़कर ये प्रतिक्रांति सत्ता में आई है। 15 अगस्त 1947 को भारत की जिस बूर्जुआजी ने सत्ता संभाली है, उसने किसी क्रांति के जरिए नहीं बल्कि एक प्रतिक्रांति के जरिए सत्ता संभाली है। और ये कहना कि गांधी ने अहिंसक तरीके से हमें आज़ादी दिलवा दी, बहुत बड़ा झूठ है। जितनी बड़ी हिंसा को अंजाम देकर सत्ता का ये हस्तांतरण हुआ, जितनी बड़ी हिंसा को अमल में लाकर
पावर का ये ट्रांसफ़र हुआ ब्रिटिश बूर्जुआजी से भारतीय बूर्जुआजी के बीच में, पाकिस्तानी बूर्जुआजी के बीच में, ये जो साजिश रची गई, इतनी बड़ी हिंसा का दूसरा उदाहरण हमें दुनिया के इतिहास में देखने को नहीं मिलता। भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने जन्म से पूरी तरह से फेल्ड नेशन स्टेट हैं, असफल राष्ट्र राज्य हैं, असफल बूर्जुआ राष्ट्र राज्य हैं, और वे दोनों ही राष्ट्रीयताओं के, दर्जनों राष्ट्रीयताओं के जेल खाने हैं। फौजी ताकत से, बल प्रयोग और हिंसा से दर्जनों राष्ट्रीयताओं को भारत और पाकिस्तान के इन कैद खानों में जबरन बंदी बनाकर रखा गया है। इन राष्ट्रीयताओं को अपने राष्ट्र राज्य स्थापित करने से रोका गया है और इन्हें जबरन जो है भारतीय संघ में और पाकिस्तानी संघ में इन्हें दबोच कर रखा गया है, दबा कर रखा गया है। मजदूरों, मेहनतकशों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलित जातियों, पिछड़े समुदायों और महिलाओं के लिए भी उसी तरह से ये दोनों ही देश, और इनके साथ अब बांग्लादेश को भी हम शामिल कर लें तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों जो टुकड़े हुए भारतीय उपमहाद्वीप के, इन तीनों ही बूर्जुआ राष्ट्रीय राज्यों में, तीन टुकड़े होकर ये बूर्जुआ राष्ट्रों का उदय हुआ, बूर्जुआ राष्ट्र बने। इन तीनों ही बूर्जुआ राज्यों में, राष्ट्र नहीं कहेंगे बल्कि इन्हें राज्य कहेंगे, इन तीनों ही बूर्जुआ राज्यों में राष्ट्रीयताओं के साथ साथ मजदूरों, मेहनतकशों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलित जातियों, पिछड़े समुदायों और महिलाओं के लिए एक तरह का जेल खाना बना है। उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई है, उन पर जुल्म हुए हैं, उन्हें उनका दमन हुआ है और उनके साथ हर तरह का अन्याय इन जेल खानों के अंदर हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कोई अपवाद नहीं है। भारत में तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से जो मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है। इस्लामोफोबिया की एक पूरी लहर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और मोदी सरकार और उसके सारे अंग प्रत्यंग, पूरा संघ परिवार इस काम में दिन रात लगा हुआ है। जबर हो रहे हैं, गो हत्या के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर कितने ही मुस्लिमों को कत्ल कर दिया गया है। गोमांस खाने के आरोप लगाकर कितने मुस्लिमों को जो है घरों से निकालकर मारा गया है, रास्ते में मारा गया है। और इस तरह की एक लहर जो है इस्लामोफोबिया की फैलाई जा रही है मुस्लिमों के खिलाफ, जो बाकायदा एक साजिश है और एक तरह से कोशिश की जा रही है कि 1947 में जो विभाजन शुरू हुआ, 1947 में जिस सांप्रदायिक विभाजन को हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर बहुत ही साजिशपूर्ण ढंग से अंजाम दिया, उसकी शुरुआत की, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज 75 साल बाद ये कोशिश जो है ये अपना रंग दिखा रही है। इन तीनों देशों में, बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों में और विशेष रूप से भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अकथनीय अत्याचार हो रहे हैं और इन अत्याचारों को भारतीय बूर्जुआजी की तरफ से, शासक बूर्जुआजी की तरफ से और उसकी दलाल पार्टियों की तरफ से पूरी शह मिल रही है। बाबरी मस्जिद का गिरना, मलियाना में मुस्लिमों का, मुस्लिम युवकों को पीएसी द्वारा मारा जाना, गुजरात के दंगे, ये सब इसी कुपथ पर जो है मील के पत्थर हैं, माइलस्टोन हैं, एक ऐसे काले अध्याय हैं जिन्हें मानवता कभी नहीं भूल पाएगी। 2002 में गुजरात में 2000 से ज़्यादा मुस्लिमों को कत्ल कर दिया गया और इसमें उस समय की तत्कालीन गुजरात सरकार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी थे, उसका पूरा हाथ था। ये दंगे उसी ने संगठित किए थे, ये मारकाट उसी ने संगठित की थी। इन 75 सालों में साम्राज्यवाद की क्लाइंट जो बूर्जुआजी हैं,
भारतीय बूर्जुआजी, पाकिस्तानी बूर्जुआजी, बांग्लादेश की बूर्जुआजी, उन्होंने इन तीनों देशों को, इनकी जनता को, मेहनतकश जनता को साम्राज्यवाद के पास एक तरह से गिरवी रख छोड़ा है। नेहरू से मोदी तक और जिद्दा से इमरान खान तक लगातार इस बूर्जुआजी का पतन जारी रहा है। इस बूर्जुआजी का घोर पतन हुआ है और ये पूरी तरह से दक्षिण पंथ की तरफ मुड़ गई है, फांसीवाद की ओर मुड़ रही है बूर्जुआजी। भारत में सीधे सीधे फांसीवादी सत्ता आ चुकी है। भारत में सीधे सीधे फांसीवादी पार्टी भाजपा ने, हिंदू आधिपत्यवादी पार्टी ने, भगवा आधिपत्यवादी पार्टी ने सत्ता संभाल ली है और पाकिस्तान में इस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के साथ पाकिस्तान में भी इस तरह के आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो पूरे दक्षिण एशिया के अंदर, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इस तरह से जो है, जो शासक बूर्जुआजी है वो पूरी तरह से दक्षिण पंथ की ओर मुड़ रही है। इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों में मेहनतकश जनता की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जहां आज़ादी के समय 1947 के समय, जिस समय इस उपमहाद्वीप पर बूर्जुआजी को शासन करने की आज़ादी मिली थी, ये बूर्जुआजी सत्ता में आई थी, इसके ऊपर से ब्रिटिश बूर्जुआजी का शिकंजा ढीला पड़ा था और इसे सत्ता हस्तांतरित हुई थी। तब से अब तक 75 साल बीत चुके हैं। इन 75 सालों में भारत पर 40,000 अरब रुपए का कर्ज, विदेशी कर्ज चढ़ चुका है। ये कुल कर्ज भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का 21% है। 40% जो कर्ज है वो अब पुराने कर्जों के ब्याज चुकाने के लिए लिया जा रहा है विदेशों से। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो कर्ज लिया जा रहा है उसका 40% पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है और ये जो कर्ज है ये बढ़ते बढ़ते 40,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और 40% जो कर्ज लिया इसके चुकाने में जा रहा है, ब्याज में जा रहा है, ये कुल जो राजस्व है, भारत में जितना कुल राजस्व इकट्ठा होता है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो उसका आधा जो है वो इन कर्जों को चुकाने में जा रहा है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन में भारी वृद्धि के बावजूद मजदूरों और किसानों की बदहाली का, उनकी परेशानी का कोई अंत नहीं है। वे गरीबी में जी रहे हैं। बड़े पैमाने पर किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज़ों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और किसानों का, ग्रामीण जनता का बड़ा हिस्सा तो भयंकर गरीबी में रह ही रहा है। शहरों में भी जो मेहनतकश आबादी है, मजदूर आबादी है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। कोरोना ने इस बदहाल स्थिति को पूरी तरह से सतह पर ला दिया और पूरी तरह से दिखा दिया कि किस तरह की स्थिति में मजदूर और किसान जो हैं वे जीवित हैं। इस कोरोना काल में जिसने मजदूरों, मेहनतकश जनता की पूरी तरह कमर तोड़ दी, उनका लहू निचोड़ कर रख दिया, इसमें भारत में अरबपतियों की संपत्ति में 40% से ज़्यादा का उछाल आया है और पिछले एक दशक में अगर देखें तो ये संपत्ति दोगुनी हो गई है। जहां अरबपतियों की संपत्ति पिछले एक दशक में दोगुनी हो गई है, वहीं भारत की 30% से ज़्यादा जनसंख्या सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। गैर सरकारी आंकड़े हमें बता रहे हैं कि आधी से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है और वो मार्जिन पर रह रही है, भुखमरी के मार्जिन पर रह रही है। विकास सूचकांक को लें, इंडेक्स को लें, डेवलपमेंट के इंडेक्स को लें, तो हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। बांग्लादेश से दोनों मामलों में पीछे हैं, विकास की दर के मामले में भी और जीडीपी के मामले में भी बांग्लादेश से पीछे धकेल दिए गए हैं। और ये हम भारत की बात कर रहे हैं और भारत के कुल 47 करोड़ मजदूरों में से 43 करोड़ अब असंगठित क्षेत्र में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को असंगठित क्षेत्र में धकेल दिया गया और संगठित क्षेत्र को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ठेका प्रणाली लागू की जा रही है और अब जो 44 श्रम कानून हैं उनका खात्मा करके
उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करके जो 4 लेबर कोड लाए जा रहे हैं उनसे तो पूरी तरह से समझिए कि संगठित क्षेत्र पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। इन 4 लेबर कोड्स के साथ 3 कृषि कानून लाए जा रहे हैं, जिन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में किसान आंदोलन में हैं, किसान जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। ये 3 कृषि कानून किसानों की पूरी तरह से कमर तोड़ देंगे, उनकी कृषि भूमि पर, उनके कृषि उत्पाद पर पूरी तरह से कॉरपोरेट का कब्जा करा देंगे। तो ये संघर्ष जो है किसानों की तरफ से ये चल रहा है, ये जारी है। रोज़गार की आयु के लगभग 38% जो युवा हैं वे बेरोज़गार हैं देश के अंदर, और भारत में लगभग आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ये यूएन की रिपोर्ट हमें बता रही है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बता रही है कि भारत में कुपोषण का शिकार हैं, और भूखमरी में भारत की जो दशा है वो बहुत ही बदतर है। 119 देशों का जो सूचकांक यूएन ने तैयार किया है, संयुक्त राष्ट्र ने तैयार किया है, उसमें भारत का नंबर 100वां है भूखमरी के मामले में। आधे बच्चे लगभग कुपोषण का शिकार हैं इसमें। दुनिया में निरक्षरों की, अशिक्षितों की जो आबादी है, उस आबादी का 1/4 अकेले भारत में रहता है। शिक्षा पर खर्च सिर्फ 3% है जीडीपी का, और स्वास्थ्य पर तो खर्च लगभग 1% है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो खर्च है वो 1% है। जब बहुत ज़्यादा भी ये बढ़ा है तो 1.5% तक गया है, पर औसत ये 1% रहा है। ये भारत की दशा है, और इसी तरह की जो दशा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी है। बहुत सारे मामलों में पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से भी बदतर स्थिति में है। ये तीनों देश जो हैं ये मिलकर पूरी दुनिया में अशिक्षा के, बीमारी के, कुपोषण के, भूख से मौतों के एक तरह से घर बने हुए हैं। और ये जो सब कॉन्टिनेंट है, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके विभाजन की जो त्रासदी है वो इस रूप में भी अपने आप को प्रकट कर रही है। ये त्रासदी जो है ये 1947 में ख़त्म नहीं हो गई। 1947 में 20 लाख लोगों के मारे जाने और 2 करोड़ लोगों के बेघर होने से ये त्रासदी किसी तरह ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि वहाँ से तो इस त्रासदी की शुरुआत हुई। उसके बाद सांप्रदायिक दंगों में हमने देखा, बांग्लादेश के विभाजन के समय बड़े पैमाने पर वहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए। भारत में तो सांप्रदायिक दंगों की एक पूरी सीरीज़ रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं का दमन, भारत में मुस्लिमों का दमन, बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन, और इस तरह से ये जो सांप्रदायिक दमन, हिंसा, मारकाट है, इसका भी कोई अंत नहीं है। 47 में शुरू हुई इस त्रासदी का कोई अंत जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अंत बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के रहते इसका कोई अंत हो भी नहीं सकता। बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों में इस सांप्रदायिक धार्मिक विभाजन पर बने बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के चलते ये घृणा और वैमनस्य की ये मुहिम लगातार तीखी होती जा रही है, लगातार तेज़ होती जा रही है। भारत में आज हम देख सकते हैं कि मुस्लिमों के प्रति जिस किस्म की नफ़रत, जिस किस्म की घृणा आज संघ परिवार और इससे जुड़े हुए संगठन फैला रहे हैं, जिस तरह का एक दक्षिणपंथी रुझान पूरे भारत में बनता जा रहा है, मध्य वर्गों के बीच में विशेष रूप से, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और बूर्जुआ राष्ट्र राज्य जो हैं, पूंजीपतियों के हाथ में, पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले, उनके शासन वाले, उनकी सत्ता वाले ये जो राष्ट्र हैं, ये जो राज्य हैं, ये इससे ज़्यादा और कुछ दे भी नहीं सकते, इसके सिवा और कुछ दे भी नहीं सकते। इस घृणा, वैमनस्य, मारकाट और हिंसा के सिवा ये मेहनत कश जनता को और कुछ नहीं दे सकते। इन्होंने पूरे उपमहाद्वीप की मेहनत कश जनता को 3 हिस्सों में काट दिया, 3 हिस्सों में उसे तोड़ दिया। तो इसका अगर कोई रास्ता हो सकता है, और वो निश्चित रूप से रास्ता है, अगर इस पर पार पाया जा सकता है, अगर इस घृणा और वैमनस्य से उबरा जा सकता है, अगर इस भारतीय उपमहाद्वीप को विकास के पथ पर ले जाया जा सकता है, तो उसका एक ही रास्ता है, और वो है 1947 के इस विभाजन को उलट देना, इस विभाजन की विभीषिका को उलट देना। नरेंद्र मोदी इस विभीषिका की याद दिलाकर दरअसल इस विभीषिका को पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं इस पार्टीशन को।
वे भारत से मुस्लिमों को खदेड़ देना चाहते हैं। संघ परिवार जिससे वे संबंध रखते हैं उसका तो एजेंडा है ये। हम इस विभीषिका की याद दिलाकर मेहनतकश जनता का भारत में ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी और उसके बाहर भी पूरे दक्षिण एशिया में हम मेहनतकश जनता का आह्वान करते हैं कि 1947 के इस सांप्रदायिक विभाजन को वो खारिज करे, उसे नकार दे और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को फिर से एकजुट करते हुए फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में इन्हें एकजुट करते हुए एक समाजवादी संघ की, भारतीय उपमहाद्वीप पर एक समाजवादी संघ की नींव डाले। मजदूरों, मेहनतकशों, छात्रों और युवाओं के सामने ये चुनौती है कि अगर इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को हम विकास और प्रगति के पथ पर देखना चाहते हैं, अगर हम ये हिंदू मुस्लिम का वैमनस्य ख़त्म करना चाहते हैं, अगर हम भारत पाकिस्तान का ये वैमनस्य ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम 1947 के इस विभाजन को उलटने के लिए, इस विभाजन को ख़त्म करने के लिए संघर्ष करें। ये पूंजीवादी आधार पर नहीं हो सकता। दोनों देशों के, बल्कि तीनों देशों के जो पूंजीवादी शासक हैं, उनके बीच में जो दौड़ हो रही है लूट के माल को बांटने के लिए, मेहनतकश दक्षिण एशिया की मेहनतकश जनता को लूटने, उसका शोषण करने और उसे सिक्कों में ढालकर अपनी अपनी तिजोरियों में बंद करने के लिए, उसके चलते ये पूंजीवादी राज्य कभी भी एकजुट नहीं हो सकते और ये कभी भी शांति से नहीं रह सकते। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की शत्रुता को पैदा किया जा रहा है, उसकी वजह से दोनों देशों के ऊपर भारी मात्रा में सेना और सैनिक खर्च को बनाए रखने का दबाव बनता जा रहा है। ये दोनों देश जो अपनी जनता को रोटी तक नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते, उसे घर नहीं दे सकते, आवास नहीं दे सकते, उसे शिक्षा और रोज़गार नहीं दे सकते, उसे स्वास्थ्य नहीं दे सकते, इन देशों के ऊपर ये दबाव बनता जा रहा है और ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी सेनाओं को संगठित करें, बम और लड़ाकू जहाज़ जो हैं उन्हें इकट्ठा करें और न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो बनाएं, रासायनिक हथियार बनाएं, जैविक हथियार बनाएं और उनके अंबार लगाएं, उनके जखीरे इकट्ठा करें। तो इस वैमनस्य को ख़त्म करके हम इतने बड़े खर्च को और इतनी बड़ी बर्बादी को, साधनों संसाधनों की इतनी बड़ी बर्बादी को बचा सकते हैं और इस पूरे कॉन्टिनेंट को एकजुट करते हुए, इस शत्रुता को ख़त्म करते हुए भाईचारे के आधार पर, आपसदारी के आधार पर, बंधुत्व के आधार पर, इस एकता के आधार पर जिसे हम हासिल कर सकते हैं, इन तीनों बूर्जुआ राष्ट्रों को दोबारा इनका पुनरेकीकरण करते हुए इसके आधार पर हम इस पूरे क्षेत्र को प्रगति और शांति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। लेकिन ये पूंजीवादी आधार पर नहीं हो सकता। जैसा मैंने कहा, ये निश्चित रूप से समाजवादी आधार पर होगा और इसके लिए हमें नीचे से क्रांति को संगठित करना होगा। तीनों देशों में क्रांति को संगठित करना होगा। तीनों देशों से पूंजीवादी सरकारों को, पूंजीपतियों की पिट्ठू सरकारों को खदेड़ देना होगा, पूंजीपतियों को खदेड़ देना होगा और तीनों देशों में हमें इसके लिए समाजवादी क्रांति करनी होगी। और इस समाजवादी क्रांति के, इस समाजवादी झंडे के तहत इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को, इस पूरे उपमहाद्वीप को, भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करते हुए दक्षिण एशिया में समाजवादी संघ का हमें निर्माण करना होगा। तो दोस्तों, 15 अगस्त पर निश्चित रूप से हमें सांप्रदायिक विभाजन की उस विभीषिका को याद करने की ज़रूरत है। उसे इसलिए याद करने की ज़रूरत है कि आज जो भारत के अंदर संघ परिवार, और भारत के संघ परिवार ही नहीं, भारत की पूरा शासक वर्ग जो है भारत के अंदर छोटे छोटे पाकिस्तान बनाने की, ढूंढने की कोशिश कर रहा है, छोटे छोटे पाकिस्तानों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में, हैदराबाद में, बंगाल में, सब जगह छोटे छोटे पाकिस्तान बनाकर उनके खिलाफ जो है वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ और भारत पाकिस्तान के खिलाफ वैमनस्य फैला रहा है और इस शत्रुता के आधार पर हिंदू मुस्लिम शत्रुता को जो है हवा दी जा रही है। तो इन हथकंडों को, मुट्ठी भर पूंजीपतियों के इन हथकंडों को तोड़ना पड़ेगा, इन्हें तोड़ना होगा। पिछले 75 सालों से ये पूंजीपतियों के गिरोह सीमा के दोनों तरफ, तीनों तरफ इन हथकंडों के दम पर ही, इस हिंदू मुस्लिम शत्रुता के दम पर, इस भारत पाक शत्रुता के दम पर राज कर रहे हैं। इस शत्रुता को
इस दुश्मनी को हमें दफनाना होगा, इस घृणा को हमें दफनाना होगा और फिर से इस उपमहाद्वीप की आत्मा को एकजुट करते हुए, फिर से हिंदू मुस्लिम को एकजुट करते हुए हमें नीचे से समाजवादी क्रांति को संगठित करना होगा। ऐसी समाजवादी क्रांति को संगठित करना होगा जो यहाँ बच्चों को दूध दे सकेगी, भूखों को रोटी दे सकेगी, बेघरों को घर दे सकेगी और जिनके तन पर कपड़ा नहीं उन्हें कपड़ा दे सकेगी। ये पूरा इलाका जो है ये इसे समृद्ध बना सकेगी। ये पूरा क्षेत्र जो है ये पूरा क्षेत्र, मैं कहूँगा कि पूरा दक्षिण एशियाई क्षेत्र जो है ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है। इसके पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, बड़े पैमाने पर इसके पास मानवीय संसाधन हैं। लेकिन इन संसाधनों का अगर हमें उपयोग करना है, अगर इन संसाधनों के दम पर इस क्षेत्र को समृद्ध बनाना है, तो यह साम्राज्यवादी लूट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और उसे ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों को नष्ट करके, इनकी सीमाओं को नष्ट करके इस पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को एक समाजवादी संघ में एकजुट किया जाए। दक्षिण एशिया को एक समाजवादी संघ में, एक समाजवादी झंडे के नीचे एकजुट किया जाए। तो इस लक्ष्य के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं दोस्तों, युवाओं का आह्वान करता हूं, मजदूरों का आह्वान करता हूं, मेहनतकशों का आह्वान करता हूं। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी की तरफ से मैं आपको ये चुनौती देता हूं कि आप ये जो समाजवादी क्रांति का लक्ष्य है इसे हासिल करने के लिए संघर्ष को कल नहीं, आज और अभी शुरू करें। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के चारों तरफ संगठित हों इस उद्देश्य के लिए, वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के चारों तरफ संगठित हों और वर्कर्स सोशलिस्ट मूवमेंट, वर्कर्स सोशलिस्ट आंदोलन के हिस्से बनकर इस संघर्ष को अपने हाथ में लें। ये जो पूरे दक्षिण एशिया को, भारतीय उपमहाद्वीप को एक उसका पुनरेकीकरण करते हुए, उसे संगठित करते हुए दक्षिण एशिया को एक समाजवादी संघ में संगठित करने का संघर्ष है। नीचे से क्रांति के जरिए, समाजवादी क्रांति के जरिए मजदूर किसान कायम करने का संघर्ष है। पूंजीवाद को और पूंजीवाद की पिट्ठू सरकारों को मिटा देने का संघर्ष है। इस संघर्ष के लिए तमाम मजदूर किसान, तमाम मेहनतकश जनता, युवा और छात्र इसके लिए संगठित हों। ये आपसे मैं अपील करता हूँ। जहाँ तक स्टालिनवादी पार्टियों का ताल्लुक़ है, उनसे कोई उम्मीद न रखें। वे पूरी तरह से भारतीय बुर्जुआजी के सामने दंडवत लेट चुकी हैं। वे कुछ नहीं करेंगी। भारत में स्टालिनवादियों की सबसे बड़ी पार्टी सीपीएम 75 साल के इस घृणित शासन को, बुर्जुआजी के इस घृणित शासन को सेलिब्रेट कर रही है। 75 साल की इस गुलामी को, मजदूरों और मेहनतकशों की उन पर दमन और हिंसा के इस कुचक्र को आज़ादी की संज्ञा देते हुए इसे सेलिब्रेट कर रही है। तो इन पार्टियों से कोई भी उम्मीद न रखते हुए क्रांति के लिए वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के चारों तरफ आप संगठित होंगे, ऐसी आशा के साथ मैं आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देते हुए इसका अंत कर रहा हूँ। साथियों, लाल सलाम।